नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अहमद। आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ मेवात। रियलिटी ऑफ मेवात के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं मेवात के एक ऐसी शख्सियत से जो मेवात में शिक्षा विभाग का जाना माना नाम है। लगभग 2 दशक से शिक्षा विभाग में सरकारी सेवा में और इसके साथ साथ समाज सेवा का जुनून उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों द्वारा इन्हें खंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में इन्हें ग्लोबल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए उन्हें धरती का स्वर्ग कश्मीर में आमंत्रित किया गया। हरियाणा मेवात के इस प्रेरणादायक शिक्षक से आज हम बातचीत करें, जानेंगे उनके शिक्षा के प्रति विचार, मेवात की शिक्षा व्यवस्था की चुनौती और समाधान की दिशा में उनके सुझाव। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं नाजिम आजाद जी। सर, आपका स्वागत है रियलिटी ऑफ मेवात के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय कराइए ताकि वो आपको नजदीकी से जान सके। सभी रियलिटी ऑफ मेवात के दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम नाजिम आजाद है। मैं एक लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के पाटपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं कार्यरत हूँ। फिलहाल ज्यादा फोकस मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो एजुकेशन पे ही रहता है, खासतौर से बालिका शिक्षा पे और ड्रॉप आउट पे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली साइबर क्राइम और नशा मुक्ति पर भी मेरा फोकस। आपको हाल ही में एक ग्लोबल रोल मॉडल अवार्ड मिला है। रियलिटी ऑफ मेवात की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। आप कब से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं? मैं शिक्षा विभाग में 1 जनवरी 2006 से कार्यरत हूँ। हालांकि अगर मेरे टीचिंग करियर की बात की जाए तो मैंने 1999 से ही टीचिंग में अपनी शुरुआत कर दी थी। क्योंकि जब मैं 11th क्लास में था तो हरियाणा सरकार की एक योजना थी, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, तो उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भी आप टीचिंग कर सकते हैं। तो उसमें 2 घंटे के लिए ड्रॉप आउट बच्चे होते, क्योंकि ड्रॉप आउट में 1999 से काम कर रहा हूँ। तो जो ड्रॉप आउट बच्चे होते थे, किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, उन बच्चों को इकट्ठा करके 2 घंटे के लिए पढ़ाना होता था। तो अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो मैं टीचिंग में 1999 से। सही बात। आपने मेवात में शिक्षा व्यवस्था को के लिए आपने कई अभियान चलाए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? अपने साथियों के साथ मिल करके, आप जैसे युवाओं के साथ मिल करके बहुत सारे अभियानों की शुरुआत की, जिनमें कोविड के टाइम में एक मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत हमने की थी। मोहल्ला पाठशाला का ख्याल इसलिए आया कि उस टाइम हर बच्चा, सारे टीचर, स्टूडेंट, पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी। बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही थी, बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे थे और मोबाइल का दौर ऐसा शुरू हुआ था कि बच्चे ऑनलाइन ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहे थे। मोहल्ला पाठशाला में ये था कि उसी मोहल्ले का एक कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा 10वीं 12वीं जिसने कर रखी हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो, वो 5-7 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से अलग अलग बैठा करके पढ़ाएगा। सिर्फ उनको उसी मोहल्ले के हों, क्योंकि जिससे कोविड स्प्रेड ना करे, फैले ना। तो उसी मोहल्ले के होंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा, तो जाहिर है कि वहाँ कोविड का खतरा नहीं रहेगा। इन अभियानों में आपका कौन सा जो अभियान था जो सबसे ज्यादा फिर भाग ले रहा और क्या कारण था उसका इतना? ज्यादातर तो मोहल्ला पाठशाला ही बहुत ज्यादा प्रचारित हुआ। इसके अलावा जीरो ड्रॉप आउट मिशन भी हमारा एक बहुत अच्छा मिशन रहा है, जिसमें बहुत सारे युवा साथी और हमारे डिपार्टमेंट के दूसरे साथी उसमें हमारे साथ सक्रिय रहे। मेवात कारवां की पूरी टीम हमारे साथ सक्रिय रही। बाद में अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जीरो ड्रॉप आउट मिशन को अपने एजेंडे में शामिल किया हुआ है और उसको पूरे हरियाणा में उसको लागू किया जा रहा है। मोहल्ला पाठशाला का जहाँ तक सवाल है, मोहल्ला पाठशाला फिरोज झिरका के बीमा गांव से शुरू हुई और बाद में पूरे मेवात, पूरे हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में इसका देखने को मिला। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी ये रही कि रविश कुमार ने अपना प्राइम टाइम जो उनका शो होता है, प्राइम टाइम में इसके ऊपर एक स्पेशल शो किया था मोहल्ला पाठशाला के ऊपर। एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो में भी इसका डिस्कशन हुआ था। तो सबसे ज्यादा जीरो ड्रॉप आउट मिशन को प्रचारित किया गया। जॉयफुल एग्जाम कैंपेन को हमने चलाया, मिशन तालीम चलाई, दस्तक तालीम चलाई। उस तरीके से बहुत सारे अभियान हमने इसको। आपने मिशन तालीम और जीरो ड्रॉप आउट मिशन का जो उनका जिक्र किया है, फिर भी मेवात में शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि जीरो ड्रॉप आउट मिशन पे हम काम भी कर रहे हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण लोगों को जागरूकता नहीं है और बच्चों को स्कूल लेके आने के बजाय आज भी उनके दूसरे कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अभी अगर साइबर क्राइम पे देखें तो साइबर क्राइम में अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट तक इन्वॉल्व मिल रहे हैं। जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं वो भी साइबर क्राइम
साइबर जो क्रिमिनल है उनके हिट लिस्ट में है। उनको बहुत छोटे छोटे लालच देकर के उनको फंसाया जा रहा है, और वो कई बार उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उस छोटे से लालच में वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। वो जानबूझ के क्राइम नहीं कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में उस क्राइम में चले जा रहे हैं। जब उस क्राइम में एक बार आदमी फंस जाता है तो फिर उसका लुत्फ आने लगता है। जब जिस चीज का लुत्फ हो जाता है तो फिर उसके लिए वो आदत बन जाता है, उसी का फिर वो एडिक्टेड हो जाता है, फिर उसमें पेशेवर गुजरी मांगता है। आपको क्या लगता है कि इसका पूरा दोष अभिभावक को देना चाहिए? तो सारा दोष उनका नहीं है, अलबत्ता वो उनमें जागरूकता का अभाव है। जिस जागरूकता के अभाव की वजह से वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको जाने अनजाने में हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये नस्ल बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रही है। तो इसलिए पूरा दोष नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हद तक वो दोषी हैं, क्योंकि अगर हमारी नस्ल खराब होगी तो उसके जिम्मेदार तो हमें है, वो आगे चल के हम ही तो प्रभावित होंगे उसकी तरफ। सरकार और शिक्षक सभी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मेवात की शिक्षा जिस की तरह क्या कहना चाहेंगे? आज तक बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन उतना बदलाव नहीं आया जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यही थी जो अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस की थी, जागरूकता का अभाव है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि मेवात में पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। अब इसके लिए सरकारों को दोष देना या दूसरे लोगों को दोष देना तो मैं इसे उचित नहीं समझता, लेकिन हम खुद मेवात के जो लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग एल्गोरिदम को नहीं पकड़ पाए। जब सिफारिश से नौकरी मिलती थी तो उस टाइम हमारे पास सिफारिश नहीं थी। जब सिफारिश खत्म हुई और जब काबिलियत नौकरी मिलने लगी तो हम अभी आज भी नेताओं की चापलूसी करते घूम रहे हैं। हमें ये लगता है कि आज भी नेताओं की चापलूसी करने से, उनकी चाकरी करने से हमें नौकरियां मिलेंगी। तो अब लेकिन वो दौर है कि आप पढ़ लिखने के बाद काबिलियत से नौकरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज भी युवा वर्ग जितना पॉलिटिक्स में रुचि रखता है, इलेक्शंस में रुचि रखता है, अगर उसकी आधी भी वो पढ़ाई में और अपने रोजगार में, एग्जाम क्रैक करने में वो लगा दे तो उनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी तक वहाँ ध्यान ही नहीं है। तो ये बड़ी वजह रही है कि लोग उस एल्गोरिदम को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें करना क्या, हम जा किस तरफ रहे हैं। बच्चों के आजकल के जो युवा हैं उनकी अगर संगत देखेंगे, उनका जो सोशल स्टेटस देखेंगे, उनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज देखेंगे, तो वो जो क्राइम की चीजें जो देश के कानून में प्रतिबंधित, उनको करके वो बड़ा खुश होते हैं। जबकि जिन चीजों से उनका करियर बन सकता है, जैसे पढ़ाई लिखाई है, रोजगार है और अपने एग्जाम की तैयारी करना है, उन चीजों को करके वो खुश नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा कारण रहा है कि लोगों को इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। रोजगार में अगर पढ़ने लिखने के बाद आदमी सड़क पे घूमेगा या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो अगले आने वाली जो पीढ़ी है उसको इंस्पिरेशन मिलने के बजाय वो हतोत्साहित हो जाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि ये पीएचडी होल्डर, ये पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर क्राइम में हो तो फिर हमें पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। अगर एक पढ़ने लिखने के बावजूद उसको प्रॉपर जॉब मिलती है, एक आदमी को जॉब मिलती है, तो वो पूरे खानदान के, पूरे गांव को बदलता है। कभी आपने देखा होगा जिसके एक घर में कोई आईएएस बन गया, उसके घर में फिर रिपीटेडली आईपीएस ऑफिसर बनता है। ऐसा नहीं है कि वो सिफारिश से बनते हैं, उनके घर में वो माहौल क्रिएट हो जाता है। उनको पता होता है कि मेहनत करने से हम आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ये एक बड़ी वजह रही है। सरकार की व्यवस्था और नीतियों में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब चीजें थी कि लोगों को खर्च पर से नौकरी मिलती थी तो हमारे पास वो चीजें नहीं थी, इसमें हमारी कमी थी, सरकारी कमी थी। सरकार को उस टाइम का जो सिस्टम था उस टाइम मिलती थी, लेकिन ये तो हमारी कमी थी ना। हम तो हमेशा से विपक्ष के विधायक चलते आ रहे हैं। हम कभी भी सरकार का मिजाज नहीं समझते, हम कभी भी इस चीज का मिजाज नहीं समझते कि हमें किस चीज से नौकरियां मिलेंगी, कौन सी काबिलियत बच्चे को चाहिए, हमें बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। हमारे मेवात में देखने में आया तो एक चीज के ढर्रे के पीछे लग जाते हैं। इंजीनियर घरों से लग गए तो सारे पूरे देश में इंजीनियर बन जाएंगे। बीएससी नर्सिंग के पीछे लग गए तो सब बीएससी नर्सिंग नजर आएंगे। अलग अलग फील्ड्स में अपने रुचि के अकॉर्डिंग हमें अपना रोजगार तलाश करना चाहिए, अलग अलग कोर्सेज में हम अपना रोजगार तलाश करना चाहिए। ये बड़ी कमी रही है। आजकल मेवात में युवा नस्ल साइबर क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप इसकी जड़ें कहाँ तक देखते हैं और इसका समाधान क्या है? देखिए, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं और इसकी जड़ें इसलिए भी फैलते जा रही हैं कि पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेशन विदाउट एम इज नॉट ओनली यूजलेस बट डेंजरस ऑल्सो। अगर पढ़ा लिखा आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल पाया और वो अच्छा कुछ नहीं कर पाया तो वो बहुत खतरनाक देश के लिए हो सकता है। अवेयरनेस बहुत बड़ा मुद्दा है मेवात के लिए। बालिका शिक्षा पर आपके क्या विचार है? बालिका शिक्षा, देखिए, बालिका शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि लड़कों की शिक्षा। इसमें कहीं भी ना तो किसी धर्म के आधार पर भेदभाव है, ना हमारे समाज के आधार पर फिलहाल भेदभाव नहीं है। पहले था, लेकिन अब फिलहाल कोई भेदभाव नहीं है।
चाहे वो राजस्थान मेवात हो चाहे हरियाणा मेवात हो, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, लेकिन ये जरूरी उतनी ही है। तो रेवोल्यूशन क्रांति तब आएगी जब लड़कियां भी पढ़ी लिखी होंगी। अगर सिर्फ एक तबका पढ़ा लिखा होगा तो तब क्रांति नहीं आएगी। उसके लिए लड़कियों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिल्कुल, उसके लिए एक इफेक्टिव चीजें कुछ हो सकती है जिनको सरकार करे और पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इश्यूज आते हैं 9 to 12 में। 8वीं तक पढ़ाने में किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को कोई दिक्कत नहीं है कोएड पढ़ाने। हाँ, क्योंकि यहाँ से 8वीं के बाद दिक्कतें शुरू होती है। तो वहां अगर गर्ल्स स्कूल होगा तो बड़ा इजी रहेगा, लोगों को आसान बनाने में बड़ा आसान हो जाएगा, और वहां से नेचुरल ड्रॉप आउट कम होगा, बहुत तेजी से ड्रॉप आउट कम होगा, ये देख लेना। और बच्चों का एनरोलमेंट, एक लड़कियों का खासतौर पर एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में कमजोर परिणामों को लेकर चर्चा होती है, इसके पीछे आप कौन से कारण देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और सही बात यह है कि बर्निंग क्वेश्चन है, जलता हुआ सवाल, उबलता हुआ। हाँ, यही कहूंगा मैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं अभी उनका ध्यान पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, देखो सरकारों को आप जब तक दोष देते रहोगे, जब तक आप अपने गिरेबान में जाके नहीं देखोगे। बिल्कुल से अपने हम गिरेबान में जाके देखेंगे तो हमें अपनी कमियां नजर आएंगी। सरकार ने स्कूल खोल के दे रखे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हम आप देखते होंगे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं के एग्जाम में नकल के ऊपर आधारित रहता है। बिल्कुल से, और एग्जाम सेंटर के बाहर जितनी भीड़ मेवात के स्कूलों के बाहर दिखती है पूरे इंडिया में कहीं नहीं। और ये चीज सोशल मीडिया पर और देखने को मिलती है एग्जाम। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि सिर्फ भीड़ नहीं, उस भीड़ का सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, उसकी स्टोरीज लगाते हैं, जिससे नेशनल मीडिया का ध्यान आता। पिछले एग्जाम्स में यही हुआ, पिछले एग्जाम्स में चीटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, और सच बात यह है कि जितनी मेवात में चीटिंग हुई थी उससे 10 गुना ज्यादा तो दूसरे जिलों में बिल्कुल। लेकिन वहां अंदर का माहौल खराब होता, बाहर का बिल्कुल ठीक होता है। मेवात में बाहर का माहौल खराब होता, अंदर का बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल सर। तो ये माइंडसेट जो है स्टूडेंट्स का कि हमें नकल से पास हो जाना है, हमें किसी दूसरे से बैठा के पास हो जाना है, साल भर कुछ नहीं करेंगे, हम बिना पेपर दे पास हो जाएंगे, नॉन अटेंडिंग हम पास हो जाएंगे, ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करने की आदत डालनी होगी। हाल ही में आप छात्रों को MBBS अब्रॉड के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसके पीछे विचार क्या है? मैं MBBS अब्रॉड के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ। हमारी एक टीम है जो MBBS अब्रॉड पे काम करती है। अभी हम मेनली किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश बच्चों को भेज रहे हैं। इस पे ख्याल ये इसलिए आया कि कई बार बच्चे जानकारी के अभाव में या तो वो उस अपॉर्चुनिटी से लेने से छूट जाते हैं, या फिर ऐसे करते हैं कि उनको ये चीजें बड़ी महंगी पड़ जाती है, या फिर उनको कई साल लग जाती है वहां तक पहुंचने में, सही चैनल से पहुंचने में उनको टाइम लग जाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनको अगर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे तो ये जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा बच्चों के लिए सहूलियत होगी और बच्चों के लिए सस्ता पड़ेगा। ये इसके पीछे सोच रही थी, और इस चीज में हमारे लगभग इस साल 60+ बच्चे विदेश गए। आगे भी अभी बांग्लादेश से गए नहीं है, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। हमारा ये मिशन रहेगा इस साल कि हम बच्चों को डोर स्टेप पे सर्विसेज दे सके, और उस तरीके की सर्विस दे सके जो उनको ना गाइडेंस में कोई दिक्कत आए, ना अपनी डिग्री लेने में कोई दिक्कत आए, ना फीस भरने में कोई दिक्कत आए, ना बच्चों को हॉस्टल में कोई दिक्कत आए, ना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए। आज कैरियर काउंसलिंग का विचार आपको कैसे आया और ये बच्चों के लिए भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? कैरियर काउंसलिंग का विचार जैसे अभी डिस्कस हुआ है हमारा कि कुछ बच्चे जागरूकता के अभाव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से रह जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ उनको देखकर कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरे स्टूडेंट भी रहे, कुछ बच्चे मैं फील्ड में देखता हूँ, उनको यही नहीं पता कि फॉर्म कहाँ फिल करना है। अगर कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है, उसे यही नहीं पता कहाँ से कोचिंग लेनी है, नीट का फॉर्म कब भरा जाता है, BSc नर्सिंग का फॉर्म कब भरा जाता है। शौक तो उसका है, लेकिन उसको बेचारे को माँ बाप जानकारी का अभाव, सिर्फ इसी जागरूकता के अभाव से हमने सोचा कि अगर हम बच्चों को बताएं और हमारी वजह से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। आप किन किन देशों या विश्वविद्यालयों में बच्चों को भेज रहे हैं? अभी देखिए ज्यादातर हमारा किर्गिस्तान भेजते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश। फिलहाल ज्यादा फोकस हमारा बांग्लादेश और किर्गिस्तान पे ही है। बाकी आने वाले टाइम में रशिया में भी हम बातचीत कर रहे हैं। रशिया में हमारे रियलिटी ऑफ मेवात के दर्शकों को और मेवात के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा रियलिटी ऑफ मेवात के दर्शकों को, मेवात के युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश है
कि आप लोग सिर्फ एक पढ़ाई को पकड़ लीजिए और मेहनत को अपना हथियार बना लीजिए। सिर्फ एक ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप कितने भी पॉलिटिकल नेताओं के पीछे आके घूम लीजिए, कितने भी राजनीतिक संगठनों में आप वक्त गुजार लीजिए, कोई आपके काम नहीं आएगा। आपका टैलेंट कोई बाई का लाल चुरा नहीं सकता, आपका टैलेंट कोई नहीं छुपा सकता। सिर्फ आप मेहनत करना शुरू कीजिए, अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बना लीजिए और लंबे समय तक सीटिंग करके आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर मेवात के लोग सेल्फ स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने मेहनत करने के ऊपर जम गए और अपने आप को नशा से बचा लिया। देखो, नशे से बचना हमारा पढ़ाई से भी ज्यादा प्रायोरिटी है आज के टाइम में। पहले कभी किसी जमाने में हम उड़ता पंजाब सुनते थे, आज उड़ता मेवात हमारे सामने है। तो नशा हमारे लिए आज प्रायोरिटी बन चुका है। साइबर क्राइम की चकाचौंध से हमें बचना है, नशे से बचना है और मेहनत को और पढ़ाई को अपना हथियार बनाना है। अगर ये चीजें हमारे में हाथ में आएंगी, अगले 5 साल में मेवात की तस्वीर बदल सकती है। एक बात और मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, अगर आप सरकारों के भरोसे रहे, ना पिछली सरकारों ने आपको कुछ दिया, मैं तो ये कहता हूं उन्होंने दिया था, आप लोगों ने आपसे लेना नहीं आया। आज भी मैं कह रहा हूं कि रेवड़ियां बट रही हैं, नौकरियां बट रही हैं, लेकिन हमें देना नहीं आ रहा है। आज आप तो नौकरियां दे रही है, आप लोग अगर नहीं दे रहे हैं तो ये आपका काम है। इसमें फेलियर आपका है। इसमें अगर कोई सरकार का दोष देता है तो वो खुद दोषी है। आप लोग मेहनत को, पढ़ाई को अपना हथियार बनाए। मेरा